हेलो लर्नर्स, मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस के एसएक्यू क्वेश्चन के एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। और यह जो वीडियो है पार्ट 3 है। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सजेशन 2025। मैं एमसीक्यू भी काफ़ी वीडियो अपलोड किया हूँ, एमसीक्यू का भी, और एसएक्यू का ये पार्ट नंबर 3 वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोडेड हो चुका है। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप अपने बोर्ड की परीक्षा 2025 में दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए देख लीजिए आपका 125 नंबर वीडियो क्या हो रहा है। तो चलिए देखिए, ILO का पूरा नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। IMF का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। किसके उदारवाद का जनक के रूप में जाना जाता है? तो जॉन लॉक को। राष्ट्र का वर्णन गैर आत्मा मशीन के रूप में किसने किया था? तो महात्मा गांधी। उत्पादन बलों के 2 उदाहरण हैं, तो भूमि और कच्चा पदार्थ। उदारवाद को पूंजीवाद का दूसरा नाम किसने माना? तो मार्क्सवादी। लिबरलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो A.T. हब्स। उदारवाद के एक अग्रदूत का नाम बताओ? तो जॉन स्टुअर्ट मिल। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स के विचार एवं शिक्षाओं की व्यवस्था है किसने कहा था? तो लेनिन। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1848 में। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने। गांधी के सर्वोदय का मूल आधार क्या है? तो आत्म बलिदान। अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायरो का स्वप्न किसने माना? तो मुसोलिनी ने। गांधी जी के राजनीतिक चिंतन का मूल आधार क्या है? तो अहिंसा। मार्क्सवाद के एक प्रमुख सिद्धांत का उल्लेख करो? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद के प्रचारक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के अग्रदूत कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। मार्क्सवाद की एक सीमाबद्धता का उल्लेख करो? तो कार्ल मार्क्सवाद ने सामाजिक क्रांति की वकालत की है, जबकि क्रांति को हानिकारक, खतरनाक और हिंसात्मक माना गया है, क्योंकि क्रांति में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी के सत्याग्रह के प्रमुख अस्त्र क्या है या क्या थे? तो सत्य और अहिंसा। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो स्किन बांड ने। गांधी जी ने किन 4 प्रकार के सत्याग्रह का पालन किया? तो असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास और सृजनात्मक कार्यक्रम। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू। नौकरशाही से आप क्या समझते हैं? तो किसी बड़े संस्था या सरकार के परिचालन के लिए निर्धारित की गई संरचनाओं एवं नियमों के समग्र रूप को नौकरशाही या अफसरशाही कहते हैं। अफसरशाही, सॉरी। ग्रेट ब्रिटेन के संसद के उच्चतर सदन का नाम क्या है? तो हाउस ऑफ लाइट। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध एक तर्क दे। आलोचकों का कथन है कि सरकार एक आंगिक एकता है, उसी प्रकार की स्थिति शासन के अंगों की है, इसीलिए शासन के अंगों का पूर्ण एवं कठोर पृथक्करण व्यवहार में संभव नहीं है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में एक तर्क दीजिए। इस व्यवस्था से विशेषज्ञों और अनुभवी लोगों को सेवाओं का लाभ मिलता है। नौकरशाही व्यवस्था के नागरिक सेवक कौन कौन हैं? तो IAS, IPS, IRS, ETC। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क दीजिए। तो खर्चीली व्यवस्थापिका। न्यायपालिका के स्वतंत्रता की आवश्यकता का उल्लेख करें? तो सबके लिए समान है। व्यवस्थापिका के शक्तियों के पतन के एक कारण
उल्लेखित कीजिए कार्यपालिका की सर्वोच्चता। एक सदनात्मक विधायिका के पक्ष में एक तर्क दे तो एक सदन वाली विधायिका में प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक रूप से विलंब नहीं होता है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ है सरकार के तीनों शक्तियों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका को तीन अलग हाथों में रखना। दो देशों का नाम बताए जहां न्यायाधीशों का निर्वाचन व्यवस्थापिका करती है, तो स्विट्जरलैंड, अल्बानिया। व्यवस्थापिका के दो कार्यों की पहचान करें तो कानून निर्माण संबंधी कार्य, प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य, वित्तीय कार्य, संवैधानिक कार्य। बहुवादी कार्यपालिका का एक उदाहरण दो तो स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद। कार्यपालिका के एक प्रशासनिक कार्य का उल्लेख करें तो कार्यपालिका कानूनों का लागू करती है और प्रशासन को व्यवस्थित करती है। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो व्यवस्थापिका। कार्यपालिका का क्या अर्थ है? सरकार का वह अंग जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है, उसके अनुसार प्रशासन चलाता है, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका के एक व्यवस्थापिका संबंधी कार्य का उल्लेख करें तो संसद के अधिवेशन न होने की स्थिति में कार्यपालिका व्यवस्थापिका की तरह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हुए अध्यादेश जारी करती है। देश का संविधान कौन संशोधित करता है? तो भारतीय संसद। व्यवस्थापिका के एक वित्तीय कार्य का उल्लेख करें तो व्यवस्थापिका नए कर लगाती है और पुराने करों को घटाते बढ़ाती है। व्यवस्थापिका किस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है? तो संसदीय प्रणाली में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए मंत्रियों से प्रश्न पूछती है, काम रोको प्रस्ताव लाती है, बजट कसौटी करती है तथा मंत्रियों के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाती है। द्विसदनात्मक व्यवस्था के दो विरोधियों के नाम बताओ। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन और अम्ब्रोसियस। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दो समर्थकों का नाम बताओ। तो लॉर्ड ब्राइस और गार्नर। व्यवस्थापिका के कार्यों का उल्लेख करें तो न्यायपालिका कानूनों की व्यवस्था करती है। न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करती है। कानून की व्याख्या से तुम क्या समझते हो? तो अनेक अवसरों पर न्यायपालिका के सामने ऐसे मुकदमे आते हैं जिसमें कानून की भाषा अस्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका कानून निश्चित व्यवस्था करती है और उसी आधार पर मुकदमे में निर्णय लेती है। न्यायपालिका का परामर्श संबंधी कार्य क्या है? तो कानून की गुत्थी सुलझाने के लिए राष्ट्रपति यदि सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय देता है। इसे ही परामर्श संबंधी कार्य कहा जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को निश्चित करने हेतु दो प्रक्रिया का उल्लेख करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने का तरीका यह है कि इसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रभावों से, राजनीतिक दलों के प्रभाव से, देश के अन्य किसी प्रकार के संगठन के प्रभाव से, किसी समूह विशेष अथवा विशेष के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त एवं स्वतंत्र रखना पड़ेगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? तो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में लोकतंत्र की रक्षा, संविधान के संरक्षण एवं नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिसभा के किसी एक कार्य को बतलाइए। तो केंद्रीय मंत्रिसभा का मुख्य कार्य प्रशासन को चलाने के लिए नीति तैयार करना है। भारतीय कार्यपालिका एकहरी कार्यपालिका है कि दोहरी कार्यपालिका? तो बहु कार्यपालिका है ये। कैबिनेट तोरण की आधारशिला कौन है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र किसके पास देता है? तो उपराष्ट्रपति के पास।
राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख कीजिए। तो वह भारत का नागरिक हो तथा उसकी उम्र 35 वर्ष से कम न हो। प्रायोजित विधान से आप क्या समझते हैं? तो प्रायोजित विधान उन कानून को कहते हैं जो कार्यपालिका द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें द्वितीयक विधान भी कहते हैं। राज्य विधानसभा के नेता कौन है? तो मुख्यमंत्री। फर्स्ट एमंग इक्वल के नाम से कौन जाना जाता है? तो प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यालय से पदच्युत करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।